नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। एसआईटी करीब 5 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी कड़ियों को कड़ी से नहीं जोड़ पा रही। काफी मुश्किल हो रहा है। एसआईटी जहानाबाद, पटना और कई जगहों पर जांच कर रही है। हॉस्टल, कोचिंग, घर, तमाम चीजों को लेकर एसआईटी काम कर रही है, उन तमाम विषयों पर काम कर रही है। लेकिन एसआईटी को भी एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। और एम्स की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है, क्यों इतना समय लग रहा है? आपको बता दें कि पटना में नीट छात्रा की मौत 11 जनवरी को हुई थी। 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और 15 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। 16 जनवरी को एसआईटी का गठन होता है देर रात। 17 से एसआईटी की टीम लगती है, लेकिन इस पूरे मामले में देरी हो रही है। अभी भी गुनहगार और मददगार पकड़े नहीं गए हैं। कहां हैं मददगार और गुनहगार? तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, समय लग रहा है, एम्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, कितना देखिए समय लगेगा? देखिए एम्स की रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी यह अभी हम नहीं कह सकते हैं। एम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है और देखिए जिस तरीके से जांच चल रही है, हम कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, एसआईटी जांच कर रही है। विशेष तौर पर एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य या अहम साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे यह कहा जा सके कि यह व्यक्ति, यह आरोपी इस कांड में शामिल, मतलब इसने दुष्कर्म किया, इसने बेहोशी की दवाएं दी, जो भी कुछ है, ठीक है ना। और देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, जो आपने ठीक ही कहा कि एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, कि एम्स की रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ फलाफल, बहुत सारे मामलों में हमने यह भी देखा है, बहुत सेंसिटिव केस में क्लोजर रिपोर्ट लग जाते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन इसमें साक्ष्य मिलना चाहिए क्योंकि लड़की की मौत हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इस बात के संकेत दिए कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, जबरदस्ती की कोशिश लड़की हुई के है। साथ नोच खरोच हुई है, हाइमनल टीयर की बात आई, फेस टीयर की बात आई, पेनिट्रेशन की बात आई, ठीक है ना। तो इसमें कल्प्रिट्स की पहचान तो होनी चाहिए। और देर, हमने कहा अहम साक्ष्य, देखिए बहुत सारे लोग इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सीधे तौर पर किसी को दोषी ठहरा दे रहे हैं या किसी को शक के दायरे में ला दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि बलात्कार के मामलों में रिपोर्टिंग और जांच बहुत ही संवेदनशील मसला होता है, विक्टिम और एक्यूज दोनों ही नजरिए से, ठीक है। तो परिजनों, देखिए हमने पहले ही दिन कहा था, दूसरे दिन भी कहा कि अपने हैं पराए हैं। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस उन्हें भी छोड़ चुकी है। इसका आशय यह नहीं है कि वह मतलब जांच से बाहर हो गए हैं। तो अब देखिए, और इस बीच आपने यह भी देखा सुना, कई प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उनमें एक प्रमुख डॉक्टर का इतिहास क्या है उसके बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, यदि कोई एम्स की रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर तो पोस्टमार्टम गलत करने वाले डॉक्टर की योग्यता और डॉक्टर के इतिहास, अब तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जरूरत हो जाएगी कि बाकी सारे मामलों में भी उन्होंने यदि पोस्टमार्टम किया होगा जिनके आधार पर आपराधिक मुकदमे चल रहे होंगे, तो यह दृष्टांत बन जाएगा कि ये डॉक्टर साहब जो हैं यह गलत पोस्टमार्टम करते हैं और फिर कोर्ट में दूसरे मुकदमे भी प्रभावित होंगे। तो हमने कहा कि देखिए, फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएमसीएच का है, अब दूसरा पोस्टमार्टम तो हो नहीं सकता है क्योंकि सबकी अंत्येष्टि हो चुकी है। तो आप यह कहेंगे कि सेकेंड ऑटोप्सी यह संभव नहीं है। तो एम्स का मेडिकल बोर्ड क्या करेगा? तो देखिए, संवेदनशील मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो गाइडलाइंस है कि जो संवेदनशील मामले होते हैं जिसमें यौन हिंसा की बात होती है, उसमें पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाती है। तो मुझे लगता है, और यह होना भी चाहिए कि इस मामले में भी, क्योंकि इस मामले ने तुल पकड़ लिया था, निश्चित तौर पर
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब पोस्टमार्टम किया जा रहा होगा तो 12 हाँ, 12 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम किया जा रहा 3:30 हाँ, बजे। पोस्टमार्टम किया जा रहा होगा तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई होगी, फोटोग्राफ्स लिए गए होंगे। अब उनकी क्वालिटी क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और यदि यह कराया गया है तो उसे एम्स के मेडिकल बोर्ड को, जो नया मेडिकल बोर्ड है जिसे जांचना है, तो नया मेडिकल बोर्ड क्या करेगा? क्योंकि हमने कहा सबकी अंत्येष्टि हो चुकी है, दोबारा पोस्टमार्टम संभव नहीं है। तो जो पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं, चाहे हाइमनल टीयर की बात हो, शरीर में खरोच के निशान हो, जो फाइटिंग दिखाई पड़ रही है, स्ट्रगलिंग दिखाई पड़ रही है, पेनिट्रेशन की बात हो, तो एम्स का जो भी बोर्ड बना है, अब उसमें किस स्तर के डॉक्टर हैं? क्या हुआ पीएमसीएच के डॉक्टरों से ज़्यादा सीनियर्स हैं? एम्स के सारे डॉक्टर पीएमसीएच के डॉक्टर से बेहतर ही हो जाएंगे, इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते। पीएमसीएच का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है और अब तक पीएमसीएच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत तैयार की है, इसके प्रमाण कम ही मिले हैं। तो जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ सौंपे जाएंगे, उससे एम्स का मेडिकल बोर्ड यह देखेगा कि जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स उस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स हैं और पीएमसीएच के डॉक्टरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्ष सही है तो फिर सही रिपोर्ट आएगी। लेकिन यदि उस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लग गया तो फिर इस मामले में और भी उलझन पैदा हो जाएगी, और फिर जो भी इस कांड में शामिल हैं उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी। शामिल तो कोई है, क्योंकि देखिए लड़की बेहोश कैसे हुई, और हमने आपको बताया था, कल भी बताया था कि जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में वह 6 जनवरी को भर्ती हुई तो 6 जनवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट हो गई, यूरिन की रूटीन टेस्ट हो गई, लेकिन आपने इस आधार पर इलाज ट्रीटमेंट शुरू किया था कि लड़की जहर उसने खाई है और जहर का प्रभाव शरीर के भीतर है, लेकिन आपने ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट जो जहर का पता लगाने के लिए किया जाता है वह 8 जनवरी को किया और वह रिपोर्ट निगेटिव आई, चाहे वह ओपियोइड्स अफीम का हो, चाहे गांजा भांग का हो, नींद की दवाइयां, स्लीपिंग पिल्स का हो, कोकीन या अन्य प्रकार के ड्रग्स। तो वह सवाल, फिर बेहोश हुई कैसे थी? डॉक्टरों ने डिस्चार्ज समरी में लिखा था कि रिपोर्ट्स भले ही निगेटिव आए हों, लेकिन उन्हें इस बात का अभी भी शक है कि जहर लड़की ने खाई है। तो जहर खाई तो जहर उसे मिली कहां से? जहर उसे मिली कहां से? और देखिए हमने कहा कि अब जो एम्स के मेडिकल बोर्ड डीएनए की बात हो रही है, अब डीएनए में बहुत सारे कपड़े तो मिले नहीं। हॉस्पिटल से खबर आई ही कि कपड़े धुल गए, कपड़े फेंक दिए गए, ठीक है ना? तो लड़की का डीएनए तो मिल जाएगा। अब हॉस्टल में या घर पर यदि कोई दूसरे कपड़े, चूंकि इसमें घटना स्थल, जो पेनिट्रेशन की बात हो रही है, हाइमनल टीयर की बात हो रही है, घटना स्थल का पता नहीं चल पाया है कि वहां से आपकी कोई ऐसी जब्ती हुई है जहां मल्टीपल डीएनए मिले। यदि एक से अधिक डीएनए मिलता है, डीएनए मिलता है किसी वस्त्र पर या किसी अंडरगारमेंट्स पर, तब तो भाई इस बात का पता लगाना होगा कि दूसरा डीएनए किसका है। फिर शक सुबह में जितने लोग हैं। हाँ, अब जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है उसके पास एक अहम साक्ष्य है, बिस्रा, जिसे संरक्षित रखा जाता है। तो बिस्रा और दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या कहता है, हमने फिर डॉक्टरों से बात की जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, कि पहले तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, और उसे देखकर यह पता किया जाएगा कि शरीर पर मौजूद चोटों, इंजुरीज का जो विवरण पहली रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है, क्या वह वीडियो फोटो में दिख रही चोटों से मेल खाता है? अक्सर लिखा कुछ और जाता है और वीडियो में दिखता कुछ और है। यह भी फर्क, इस अंतर को मिटाना होगा विशेषज्ञों को। बिस्रा और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, बिस्रा एक महत्वपूर्ण, तो क्या कहता है मेडिकल साइंस, कि आपने शरीर की भले अंत्येष्टि हो गई हो, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को बिस्रा के नमूने सुरक्षित रखने होते हैं। बिस्रा में क्या होता है? लीवर हो, किडनी, आंतों के टुकड़े होते हैं,
और कभी कभी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए टिश्यू के नमूने सुरक्षित रखे जाते हैं। तो बिस्रा सुरक्षित है, और बिस्रा जो है इसकी रीटेस्टिंग एम्स कर सकता है या अन्य फॉरेंसिक एफएसएल में भेजा जा सकता है, भेजा भी गया होगा। तो बिस्रा से यह मालूम होगा, जो डॉक्टरों ने डिस्चार्ज समरी में लिखा था जहर की बात, उसमें ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में तो आया नहीं था कि जहर सचमुच था कि नहीं था। ठीक है ना, जहर था कि नहीं था। यदि जहर नहीं था तो फिर लड़की बेहोश कैसे हुई, यह फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। जहर था तो सवाल यह खड़ा होगा कि लड़की ने जहर कहां से लिया, कहां से ली, लड़की को जहर लाकर किसने दिया, कैसे दिया। कैसे दिया। क्योंकि फिर से हम वही आ रहे हैं कि 5 जनवरी को 3:32 में लड़की अकेले सही सलामत अवस्था में जहानाबाद से चलकर पटना ट्रेन से आती है और हॉस्टल पहुंचती है। तब तक वह सही सलामत है। तब रात के 9 बजे हाँ, रात के 9 बजे। सवाल परिणाम से। जो देखिए, एसआईटी की जांच जहानाबाद पहुंची हुई है, तो सवाल यह पैदा होगा, क्या वह जहर की गोलियां लेकर, या जहर जिस रूप में हो वह लेकर जहानाबाद से आई, या फिर जहर यहां। यदि जहर की बात है तो फिर जो नोच और खरोच के निशान है वह कैसे हुए, क्या हुए। तो ये सारे ये जो सवाल पर सवाल उठते जाएंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एसआईटी जो अब तक किसी आरोपी की पहचान वहां तक नहीं कर पाई है जिसके आधार पर वह मीडिया के सामने समक्ष पेश करे और कह दे कि यह इस कांड में शामिल है। देखिए, यह बात तो सामने आ गई कि जो हॉस्टल के मालिक हैं, हम संचालक की नहीं बात कर रहे हैं, वे वहां रहते थे शायद, मनीष रंजन। वह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वह अकेले रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। अब यह सवाल पूरे पटना के परिदृश्य में बड़ा सा खड़ा हो गया है कि हॉस्टल के भीतर पुरुष सदस्यों का इस तरीके से रहना और वहां पार्टियां होना, क्योंकि शराब की बोतलें आपने देखी थी बाहर में ना, शराब की बोतलें देखी, महंगी महंगी बोतलें, और जो नेचर सिग्नेचर और जो हिस्ट्री आ रही है मनीष रंजन की, वह संदिग्ध वाली है। खैर, हम पुराने मामले में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि नीट छात्रा मामले में हमें अभियुक्त की पहचान करनी है, जिस दिशा में एसआईटी भी काम कर रही है। हम वही बात करते हैं जो जांच से जुड़ी है। हम किसी को आरोपी, किसी को यह नहीं कह रहे हैं कि फला आरोपी है और फला बेकसूर है, निर्दोष है। हमारा आपका लक्ष्य है कि आरोपी पकड़ा जाए। तो ये जो स्थिति और परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अब एम्स वाले चाहें तो, जो एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो पुलिस की पंचनामा रिपोर्ट भी मांगेंगे। पुलिस ने दी ही होगी, जिसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट। वे देखेंगे कि जिस स्थिति में सब मिला था, मतलब जिस स्थिति में सब पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया, और शरीर पर जो निशान थे, क्या वे पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कॉज ऑफ डेथ को सपोर्ट करते हैं या नहीं। लेकिन यहां लोचा क्या है कि पुलिस ने अपनी ओर से तो पहले कुछ किया ही नहीं। पुलिस ने कभी भी, क्यों हम लोग चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पर या थाना प्रभारी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पुलिस के तरीके से कभी अनुसंधान नहीं किया। जब अस्पताल में वह भर्ती थी तो डॉक्टरों का काम इलाज करना था, नेग्लिजेंस यह भी देखा जाना है। लेकिन पुलिस का काम भी, पुलिस ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि लड़की के शरीर पर या फिर उनके कपड़े, यह तो पुलिस का काम था। कि जब परिवार वाले कह रहे थे, अब परिवार वाले ने डॉक्टरों को क्या कहा और डॉक्टरों ने परिवार वालों को क्या कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य मजबूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन पुलिस का इंडिपेंडेंट काम क्या था कि वह साक्ष्यों को इकट्ठा करती। तो मुझे नहीं लगता है कि हड्डियों की राख इसमें बचाकर रखी गई हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला होता है कि अगर मामला जहर, खासकर भारी धातु जैसे आर्सेनिक का है, और अंतिम संस्कार के बाद अस्थि संचय, कई हिंदू परिवार में अस्थि संचय के लिए हड्डियां राख बचाकर रखी जाती हैं, तो फॉरेंसिक जांच में कभी कभी उससे भी सुराग मिल सकते हैं। हालांकि जलने के बाद इसकी गुंजाइश कम होती है। तो हमें यह लग रहा है कुल जमा तौर पर कि एसआईटी जो है अभी किसी तरीके का दावा करने से बचेगी। रिपोर्ट का इंतजार। हाँ, रिपोर्ट का इंतजार करेगी। और रिपोर्ट यदि कहीं कंफ्यूजिंग हो गया, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं किया, तो पुलिस को एक मौका मिल जाएगा, पुलिस को मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि चलिए, यदि रिपोर्ट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट भी करता है, तो लड़की बेहोश कैसे हुई,
बड़ा सवाल है। लड़की बेहोश कैसे हुई जब वह जहानाबाद से पटना आई? हम्म, हॉस्पिटल सही से पहुंची तो बेहोश कैसी हुई? हमने कल भी सवाल उठाया था कि यौन हिंसा, दुष्कर्म, यह कहीं हो सकता है। हॉस्टल के भीतर हो सकता है, हॉस्टल के बाहर हो सकता है, जहानाबाद में हो सकता है, किसी दूसरी जगह पर हो सकता है, क्योंकि अभी घटनास्थल की पहचान नहीं की नहीं गई हुई। है। लेकिन लड़की बेहोश हुई है होश की अवस्था में, हॉस्टल में पहुंचने के बाद। हम्म? और पुलिस ने, जब पुलिस को पहली जानकारी मिली, या हॉस्टल प्रबंधन ने उसके कमरे को खुला रखा कई दिनों तक। वहां चीजें जो थी उसे परिजनों ने हटाया या दूसरों ने हटाया, ठीक है। हॉस्टल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना तक नहीं हाँ, दी। हॉस्टल प्रबंधन ने नहीं, हॉस्टल प्रबंधन का कसूर तो यह है कि उन्होंने 6 जनवरी को मिली ना बेहोशी की अवस्था हाँ, में, 6 जन। 6 जनवरी को लड़की के माता पिता को सीधे न फोन कर लड़की की एक दोस्त, उनके पिता जो पुराने सैनिक हैं, उन्हें सूचना दी हुँ, गई। हाँ, यह देखिए बहुत बड़ी गलती थी और यह अक्षम्य अपराध है कि जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो लड़की के माता पिता हैं, और फिर वहीं से हम सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, अभी हम यह नहीं कहते कि यौन हिंसा कहाँ हुई, ठीक है ना। यौन हिंसा अपने ने की, पराये ने की, दुष्कर्म अपने ने किया, पराये ने किया। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि लड़की यदि इतने अवसाद में थी, लड़की यदि इतने तनाव में थी, तो क्या माता पिता 6 जनवरी को 5 जनवरी को 5 जन। 5 जनवरी को जहानाबाद से उसे पटना अकेले आने देते? अकेले आने देते? यह सवाल आज भी कायम है, यह सवाल आज भी कायम है। लड़की बोल रही होगी। लड़की की उम्र बहुत अधिक नहीं है। वैसे भी बिहार के जो माता पिता होते हैं, लड़कियों को अकेले भेजने में संकोच करते हैं। और पटना गया रेलखंड में, जहानाबाद से लड़की पटना आ रही है, और यदि लड़की के माता पिता को यह लगा होता कि लड़की बहुत तनाव में है, लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ, लेकिन अब कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात हो रही है, लेकिन किसी बातचीत को आप यह नहीं मान ले। देखिए, अब जो गूगल हिस्ट्री की बात हो रही थी, गूगल सर्च की बात हो रही थी, एक दवाई की सर्चिंग की बात हाँ कही जा रही है, हाँ, नशीला। हाँ, सर्चिंग की बात हो रही है, लेकिन सर्च हिस्ट्री से आप किसी को अपराधी प्रमाणित नहीं कर सकते। देखिए, हमने लाइव सिटी की शुरुआत की थी, यही एक कहानी आपको बता देते हैं, छोटा सा छेपक है। लाइव सिटीज की शुरुआत वीडियो एडिशन के रूप में नहीं हुई थी। लाइव सिटीज वेबसाइट। की शुरुआत वेबसाइट टेक्स्ट के रूप में हुई थी। मैं दिल्ली में था। दिल्ली में एक मेरे मित्र हैं, बिहार के ही रहने वाले। मैं जहां ठहरा था, सामने की कॉलोनी में उनका घर। उन्हें नहीं पता कि मैं दिल्ली में हूं। उन्होंने मुझे फोन किया। और उन्होंने कहा कि अरे ज्ञानेश्वर जी, ये क्या हो रहा है? आपकी खबरों में केवल सेक्सुअल एक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सेक्स पावर बढ़ाने की दवाओं के प्रचार आ रहे हैं, या दूसरे जो कंटेंट्स होते हैं वो आ रहे हैं। तो हमने कहा, किस खबर में? वह खबर हमने खोली। हमारी खबर जब हमने खोली तो उसमें इस तरीके के एड्स नहीं आ रहे थे, दूसरे किस्म के एड्स आ रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने किसी जानकार से पूछा, अपनी टेक्निकल टीम से पूछा, तो उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए। वे भले मानुस हैं, अच्छे पद पर हैं, यह नहीं कि उनकी हैबिट में यह शामिल है। तो हमने कहा कि आप मुझे चाय पिलाएंगे? मैं दिल्ली में ही हूँ, आपके घर पर आता हूँ और आपके ही फ़ोन से या सिस्टम से खोल कर देखता हूँ। मैं गया, मैंने वही खबर फिर से खोली। सच में उनके सिस्टम पर तो सेक्सुअल, मतलब सेक्स पावर बढ़ाने और अन्य प्रकार के एड्स आ रहे थे। तो हमने कहा कि यह एड्स इसलिए आ रहे हैं, अब आप गूगल सर्च खोलिए। तो गूगल सर्च में वह ऐसे ही कंटेंट्स को देखते थे। तो भाई, गूगल ने हिस्ट्री पकड़ ली, तो उनसे रिलेटेड उनको एड्स दिखाए जाने लगे। इसका आशय ये नहीं हुआ कि वह व्यक्ति चरित्र के गड़बड़ थे, ठीक है। किसी आदमी का कुछ पढ़ना
और उसके चरित्र में भेद हो जाना, दोनों में फर्क है। हाँ, दोनों में फर्क है, सब दोनों में फर्क है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए कि लड़की क्या थी नहीं थी, ठीक है, लड़की के फोन में क्या सर्च किया जाता था मुझे नहीं पता, ठीक है ना? लड़की तनाव में थी, बेहोश तो हुई, और बेहोश हुई तो बेहोश वह खुद हुई, बेहोश किसी ऐसी दवा से हुई, किसी ऐसे जहर से हुई जिसका जिक्र इस रूप में किया गया था कि यह किसी और काम की दवा है। जहर उसने किस रूप में लिया या तमाम उसे सवाल किस हैं। रूप में दिया गया, तो तमाम सवाल है। लेकिन एसआईटी की जांच थोड़ी धीमी हुई मुझे दिखाई पड़ रही है, और मुझे लग रहा है कड़ियों को कड़ियों नहीं मिल पा रही है। हाँ नहीं, और मुझे लग रहा है कि अब एम्स के सेकेंड ओपिनियन की प्रतीक्षा की जाएगी, और उसके बाद इसमें आगे बढ़ने का प्रयास। हाँ, कहीं क्लोजर रिपोर्ट न लगे बिना किसी अभियुक्त की पहचान किए इसकी निगरानी करनी क्या होगी। अंधेरे में तीर मार रही है ऐसा? हाँ, नहीं देखिए अंधेरे में, देखिए जब आप जब किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसमें आपके पास कुछ भी क्लू नहीं होता है, क्योंकि शुरू में तो साक्ष्य साफ किसी हाँ नहीं कोई क्लू नहीं होता है, क्योंकि प्रारंभिक साक्ष्य मिटाए गए हैं। तो अपराध की रिपोर्टिंग की एक पुरानी भाषा है, शब्दावली है डायल जीरो। जहां कुछ ना मिले वहां जीरो घुमाओ, वहां जीरो घुमाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना? और कभी कभी ऐसा होता है कि उस जीरो घुमाने के चक्कर में, यही आपको एक और कहानी सुना दें, छोटा सा छेपक, अशोक महतो जिसका नाम आप सुनते हैं, बिहार डायरीज, अमित लोरा साहब, हाँ? हम्म। तो शेखपुरा में अमित लोरा साहब लगे थे ऑपरेशन अशोक महतो में, ठीक है, और सरकार का जवाब था कि तय समय में नतीजे देने हैं। अशोक महतो एक के बाद दूसरा अपराध करता जा रहा था, तो पुलिस का ऑपरेशन बहुत तगड़े से चल रहा था, लेकिन पुलिस करीब पहुंचकर बहुत दूर चली गई थी। अशोक महतो को भी इस बात का एहसास हो गया था, कहानी पुलिस की डायरी में दूसरी है, ठीक है ना, फिल्म में भी दूसरी दिखाई गई, लेकिन आपको सच्ची कहानी बता रहे हैं, क्योंकि हम तो खबरों के पीछे की कहानी रखते हैं। तो अशोक महतो ट्रेसलेस हो गया, जबकि अशोक महतो से जुड़े करीब 40 लोगों के फोन रडार पर थे। कोई ट्रेस नहीं मिले, 40 फोन सर्विलांस पर हैं, सुने जा रहे हैं। तो अमित लोरा साहब ने एक काम किया, एक झूठी खबर फैला दी, और उसमें एक रीजनल टीवी चैनल के रिपोर्टर की मदद ली गई। क्या झूठी खबर फैलाई गई? झूठी खबर यह फैलाई गई, और यह खबर टीवी में चलने लगी कि चलती हुई ट्रेन में फायरिंग हुई है, और पुलिस से अशोक महतो की मुठभेड़ हो गई है, और अशोक महतो चलती हुई ट्रेन से कूदकर भागा है, गोली उसे लगी है। अब वह जिंदा है नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। तो यह खबर अब बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। अब इसका परिणाम देखिए, हमने कहा डायल जीरो का आपको सहारा लेना होता है। अब इसका परिणाम यह हुआ कि अशोक महतो जहां छुपा था, उसने यह बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसने अपने कुछ लोगों से संपर्क साध लिया। जैसे ही उसने संपर्क साधा, उसके झारखंड में होने की जानकारी अमित लोढ़ा को लग गई। हाँ, अमित लोढ़ा को लग गई, और अशोक महतो की कहानी खत्म हो गई होती। एक सरकारी प्राधिकारी के घर से, देखिए बाकी जहां से दिखाई गई हो, लेकिन फाइल में एक सरकारी ब्लॉक के लेवल के एक प्राधिकारी के घर से गिरफ्तारी हुई थी। और यदि झारखंड प्रदेश न होता और थाने के मुंशी ने, लोकल थाने के मुंशी ने खिलाना किया होता, तो कहानी कुछ और हो गई होती, ठीक है ना, कहानी कुछ और हो गई होती। तो आपको डायल जीरो भी करना होता है, ठीक है ना, जब आपके पास कोई क्लू नहीं है। तो ये कहानी अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, एम्स की रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। एसआईटी की जांच सुस्त इसलिए पड़ी है क्योंकि एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। नहीं, एसआईटी की जांच इसलिए सुस्त है क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ नहीं रही, जो आप जुड़ कह नहीं रहे हैं। रही, हाँ हाँ, हाँ, कड़ी से कड़ी। स्पष्ट तौर पर कड़ियां नहीं हाँ, मिल पा हाँ रही, नहीं मिल पा रही है, जो अंतिम कड़ी तक जाए। हाँ बिल्कुल। तो देखना होगा कड़ियों को कब तक जोड़ा जाता है, और जब एम्स की रिपोर्ट आ जाएगी तो कड़ियों का मिलान होगा, और फिर पूरे या फिर मामले का, कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट हो जाएगी। या फिर देखना होगा हाँ। कि पीएमसीएच की रिपोर्ट और एम्स की रिपोर्ट में मेल है या नहीं है। अगर मेल नहीं हुआ तो फिर घोर भट्ठा होगा, फिर बवेला मचेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।